हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह मनुष्य ने एक आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन करना शुरू किया। यानी कि मनुष्य पहले क्या करते थे, हंटिंग करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और जंगल से खाना यानी कि फल फूल ये सारी चीजें इकट्ठे करके खाते थे। और फिर उसके बाद किस तरह से इंसान ने भोजन का उत्पादन यानी कि खेती करना, कृषि करना शुरू किया। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह इंसान ने हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड तक का सफर तय किया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि आरंभिक मानव यानी कि शुरुआत में इंसान इधर उधर क्यों घूमते रहते थे, मनुष्य इधर उधर क्यों घूमते थे। तो इस उपमहाद्वीप में, कौन से उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं हम, भारत की। तो भारत में 20 लाख साल पहले लोग रहा करते थे और जो 20 लाख साल पहले लोग रहते थे उन्हें कहा जाता था आखेट खाद्य संग्राहक। क्यों कहा जाता था उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक? क्योंकि वो जानवरों का शिकार करके खाते थे और जंगलों से चीजों को इकट्ठा कर कर भी खाते थे। तो वो वेज और नॉन वेज दोनों ही चीजें खाते थे और इसीलिए उन्हें कहा जाता था आखेट खाद्य संग्राहक। तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें ये नाम दिया जाता था, क्योंकि वो अपने खाने का इंतजाम कैसे करते थे, जानवरों का शिकार करके और जंगलों से संग्रह करके, जंगलों से फल फूल जड़ ये सारी चीजें इकट्ठे कर कर खाते थे। तो इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, आखेट खाद्य संग्राहक कहते हैं। तो खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे ये सारी चीजें इकट्ठा कर कर खाया करते थे। और ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, जो हंटर गैदरर थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और ऐसा करने के कई कारण थे। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि जो भारत उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले लोग रहते थे वो थे हंटर गैदरर। क्यों थे? क्योंकि वो अपना खाने का इंतजाम ऐसे ही करते थे। अगर उन्हें नॉनवेज खाना होता था तो वो जानवरों का शिकार करके खाते थे और अगर उन्हें वेज खाना होता था तो वो जंगल से फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां ये सारी चीजें इकट्ठे कर कर खाते थे। और ये लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, एक जगह पर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से नहीं रहते थे। इनके परमानेंट घर नहीं थे। तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, क्यों ये लोग घूमते रहते थे? ऐसा करने के कई कारण थे। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो अर्लीस्ट पीपल हैं, व्हाई वर दे ऑन मूव, ये लोग हमेशा ही मूवमेंट क्यों करते रहते थे। तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 20 मिलियन ईयर्स अगो जो लोग रहते थे उन्हें कहा जाता था हंटर गैदरर, क्योंकि वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, जानवरों को हंट कर कर खाते थे और जंगल से सीड, लीव, स्टॉक्स, नट्स, रूट्स, फ्रूट्स ये सारी चीजें गैदर कर कर खाया करते थे और इसीलिए उनको नाम दिया जाता था हंटर गैदरर। और ये हंटर गैदरर हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते थे। तो क्यों करते थे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव, क्यों ये लोग एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे, क्यों ये लोग हमेशा घूमते रहते थे? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं और अब हम उन्हीं रीजन की बात करेंगे, उन्हीं कारणों की बात करेंगे कि ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे। तो पहला कारण क्या है कि एक जगह पर ज्यादा दिनों तक अगर रहेंगे तो इनके आसपास के जितने भी पौधे हैं, फल हैं या जानवर हैं उन्हें ये खाकर समाप्त कर देंगे और फिर भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अब सपोज ये एक जंगल है जहां पर कुछ लोग रहते हैं। अब यहाँ पर ये लोग कैसे खाते हैं, यहाँ पर जंगल में जितने भी पौधे हैं, पत्तियां हैं उनको खाते हैं, पूरे जंगल की सारी चीजों को ये खाते हैं और जो जानवर हैं उनका भी ये शिकार करते हैं, तो जानवरों का शिकार करके भी खाते हैं। अब ये लोग यहाँ पर रहे हैं 2 महीने तक
और 2 महीने में इन्होंने यहाँ पर सारी चीजें, सारे फल खाकर खत्म कर दिए, सारे जानवरों को मार दिया। अब यहाँ पर खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई। अब इन्हें जाना पड़ेगा किसी दूसरी जगह पर जहां पर ये जानवरों का शिकार कर सकें, जहां पर ये फल फूल पौधे ये सारी चीजें खा सकें। तो इसीलिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, मूवमेंट होती रहती थी, क्योंकि अगर ये ज्यादा दिन एक जगह पर रुकेंगे तो वहां की सारी चीजें खा पी कर खत्म कर देंगे और दोबारा से सारी चीजें ग्रो करने में टाइम लगता था, और इसीलिए ये दूसरी जगह पर चले जाते थे खाने की तलाश में। तो ये तो था पहला कारण। अब बात करेंगे दूसरे कारण की। दूसरा कारण क्या है? जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, और इन्हीं जानवरों का शिकार करने वाले भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर एक मनुष्य है और उसे एक जानवर का शिकार करना है। अब ये जानवर को पकड़ने के लिए मनुष्य जानवर के पीछे भागेगा और जानवर कहीं भागता भागता दूर चला जाएगा, और फिर मनुष्य भी उस जानवर के पीछे पीछे बहुत दूर आ जाएगा उसका शिकार करने के लिए। तो इसलिए भी ये लोग मूवमेंट करते थे, क्योंकि जानवरों का शिकार करना होता था, जानवरों को पकड़ना होता था, और जानवर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और जानवरों का पीछा करते करते इंसान भी क्या करते हैं? मूवमेंट करते थे। तो फर्स्ट कारण क्या था कि एक जगह की सारी चीजें खाकर खत्म कर देते थे, इसलिए मूवमेंट होती थी। सेकंड कारण है कि क्योंकि जानवर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, इसीलिए जानवरों का शिकार करने के लिए इंसान को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है मौसमी फल। तो जो फल होते हैं, फूल होते हैं, वो हर मौसम में हर जगह अलग अलग आते हैं, अलग अलग उगते हैं। तो मौसम के अनुसार फल और फूल खाने पड़ते थे। आज भी आप देखते हो कि जो फल आते हैं, जितनी भी सब्जियां आती हैं, वो मौसम के अनुसार आती हैं। आम हमें गर्मियों में खाने को मिलता है। तो उसी तरह पहले भी हुआ करता था कि जो मौसमी फल हैं वो सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए ही उगते थे, और उसके बाद खाने की तलाश में कहीं और जाना पड़ता था जहां कुछ और फल या सब्जियां उग रही हों। तो इसीलिए इंसान क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि वो मौसमी फल फूल खा सके अलग अलग जगहों पर, मौसम के अनुसार उन्हें खाना मिल सके। तो इसलिए इंसान क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। और चौथा कारण क्या है? पानी। पानी किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जीवित प्राणी के लिए बहुत जरूरी है। पानी के बिना हम रह नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते। और पानी कहाँ मिलता है? झीलों में, झरनों में, नदियों में। और कई नदियां और झीलों का पानी सूख जाता था। तो जब नदियों और झीलों का पानी सूख जाएगा तो फिर इंसान को उस नदी को छोड़कर किसी दूसरी नदी के पास जाना होगा जहां पर उनको पानी मिल सके। तो पानी की तलाश में, सूखे मौसम में पानी की तलाश में मनुष्य क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे ताकि वो पानी पी सकें। तो ये है मेन 4 रीजन जिसकी वजह से जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, हंटर गैदरर थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, उनके परमानेंट घर नहीं थे। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि व्हाई डिड हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? क्योंकि अगर वो एक जगह पर ज्यादा दिन तक स्टे करेंगे तो वो वहां की सभी प्लांट्स, एनिमल रिसोर्सेज को खाकर खत्म कर देंगे, और फिर खाने की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा। सेकंड रीजन है क्योंकि एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। एनिमल्स को जहां पर घास मिलेगी, अपने खाने पीने की चीजें मिलेंगी, वहां पर वो जाएंगे। और एनिमल्स का शिकार करने के लिए इंसान को उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था, उनको फॉलो करना पड़ता था, और इसलिए इंसान क्या करते थे? मूवमेंट करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और थर्ड रीजन क्या है? सीजनल फ्रूट्स, सीजनल प्लांट्स, इनके लिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, क्योंकि जो फल फूल उगते हैं वो सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार उगते थे। और आज भी हम यही देखते हैं कि सीजन के अनुसार हमें फल, सब्जियां, ये सारी चीजें खाने को मिलती हैं। तो उस समय पर भी ऐसा ही होता था। किसी एक सीजन में किसी जगह पर फल उगते थे, किसी दूसरे सीजन में कहीं और फल उगते थे। तो इनकी तलाश में, सीजनल फ्रूट्स की वजह से इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। और फोर्थ रीजन है वाटर, वाटर रिसोर्सेज, जैसे कि नदियां, लेक्स, रिवर्स। यहाँ पर कभी पानी सूख जाता था, तो सूखे की स्थिति में जब एक नदी का पानी सूख जाएगा तो वो दूसरी नदी के पास जाकर रहना शुरू कर देते, जहां पर उन्हें पानी मिल सके। तो पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में, जानवरों का पीछा करते करते इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते रहते थे। अब बात आती है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती कैसे है।
हमें कैसे पता चलता है कि आरंभिक मानव क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे मूवमेंट करते थे? हमें उनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है? तो उनके बारे में जानकारी मिलती है पुरातत्व से, आर्कियोलॉजी से। और आर्कियोलॉजी के बारे में कौन स्टडी करता है? वो करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण या उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह किया करते थे। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका जो निर्माण है या फिर जिनका यूज है वो हंटर गैदरर किया करते थे, आरंभिक मानव किया करते थे। तो ये लोग अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियां और हड्डियों के औजार बनाते थे। अब लकड़ियों और हड्डियों के तो ज्यादा औजार बचे नहीं हैं, क्योंकि लकड़ियां और हड्डियां समय के साथ जल्दी नष्ट हो जाती हैं, लेकिन पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। पत्थर लंबे टाइम तक नष्ट नहीं होता, तो पुरातत्वविदों को पत्थर के बहुत सारे औजार मिले हैं। तो इन औजारों का उपयोग ये लोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियों या फिर मांस को काटने के लिए, या फिर पेड़ों की छाल या फिर जानवरों की खाल को उतारने के लिए करते होंगे। तो इस टाइप के औजार मिले हैं पुरातत्वविदों को। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? पत्थर के औजार हैं। तो इन औजारों से ये लोग क्या करते थे? हो सकता है ये लोग मांस काटने में प्रयोग करते हो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसको एकदम शार्प पैनी शेप दी हुई है। यहाँ से ये लोग फल फूल काटने के लिए इसका प्रयोग करते हो, या फिर इस तरह से कुछ कपड़े सिलने के लिए भी, जैसे यहाँ पर किया जा रहा है, पिक्चर में दिखाया गया है, कपड़े सिलने के लिए भी जो वो अपने लिए कपड़े बनाते होंगे, इस टाइप से इन औजारों का प्रयोग करते होंगे। और कुछ औजारों में हमें क्या मिला है? हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए मिले हैं। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि ये एक औजार है और यहाँ पर उन्होंने एक हैंडल भी लगाया है पकड़ने के लिए, ताकि यहाँ से पकड़कर इस चीज का यूज किया जा सके, किसी जानवर का शिकार किया जा सके। तो मुट्ठे का मतलब है हैंडल लगा हुआ भी मिला है हमें कुछ औजारों में। तो औजारों से लकड़ियां काटी जाती और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता होगा, यानी कि जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, और झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो हमें कितने तरह के औजार मिले हैं? हमें 3 तरह के औजार मिले हैं आरंभिक मानव से रिलेटेड, पत्थर के, लकड़ियों के और हड्डियों के। कुछ औजारों पर हमें हैंडल लगे हुए भी मिले हैं, और जो औजार थे उनका उपयोग आरंभिक मानव किस लिए करते होंगे? फल फूल काटने के लिए, हड्डियां मांस काटने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, और लकड़ियां काटने के लिए। और लकड़ियों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? ईंधन के रूप में, झोपड़ियां बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए। तो इस तरह से हमें जानकारी मिलती है आरंभिक मानव के बारे में। तो हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, यानी कि अर्लीस्ट पीपल के बारे में आप कैसे जान सकते हो? तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग हंटर गैदरर मेड एंड यूज, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनका उपयोग हंटर गैदरर किया करते होंगे। उनको ऐसे टूल्स मिले हैं स्टोन, वुड एंड बोन्स से बने हुए। तो स्टोन और वुड और बोन्स से बने हुए उन्हें क्या मिले हैं? टूल्स मिले हैं, जिनमें से वुड और बोन्स के जो टूल्स हैं वो तो नष्ट हो गए हैं, लेकिन स्टोन्स के हमें बहुत सारे टूल्स मिले हैं। इस टाइप के हमें स्टोन के टूल्स मिले हैं, और इनका उपयोग ये लोग मीट कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, एनिमल्स की स्किन को हटाने के लिए, फ्रूट, रूट्स, इन सारी चीजों को चॉप करने के लिए करते होंगे। और बहुत से टूल्स पर हमें हैंडल्स लगे हुए भी मिले हैं। और लकड़ी काटने के लिए भी टूल्स का यूज किया जाता होगा, यानी कि पेड़ों से जो लकड़ियां काटते होंगे उसके लिए भी तो टूल्स का यूज होता होगा, क्योंकि लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। आग जलाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए हम लकड़ी का यूज करते हैं, और टूल्स बनाने के लिए भी लकड़ी का यूज होता था। तो इस तरह से हमें पता चलता है अर्लीस्ट पीपल के बारे में, आरंभिक मानव के बारे में, क्योंकि वो जो भी चीजें बनाते थे, जो भी चीजों का यूज करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें ढूंढ कर उनकी स्टडी करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि इस तरह इन चीजों का यूज किया जाता था। अब क्योंकि जो अर्लीस्ट पीपल हैं, आरंभिक मानव हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे, घूमते रहते थे, तो ये लोग अपने रहने की जगह कैसे निर्धारित करते होंगे कि हमें इस जगह पर रुकना है या फिर इस जगह पर हम कुछ दिन बिता सकते हैं? ऐसा ये लोग कैसे डिसाइड करते होंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो जीने के लिए है पानी, यानी कि नदी किनारे ये लोग रहा करते थे। तो जहां भी इन्हें नदी मिलती थी ये लोग कोशिश करते थे कि उसके आसपास ही जाकर रहा जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पत्थर, यानी कि स्टोन, क्योंकि पत्थर उनके लिए बहुत जरूरी था। पत्थरों से कितनी सारे काम कर सकते थे, जानवरों का शिकार कर सकते थे, अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकते थे, फल फूल पेड़ ये सब काट सकते थे।
तो पत्थर के उपकरण बहुत जरूरी थे, तो इसीलिए ये लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिल सके और फिर उसी जगह पर रहना शुरू कर देते थे। तो रहने की जगह ये लोग कैसे डिसाइड करते थे? जहां पर इन्हें पानी मिले यानी कि नदी किनारे, और दूसरा जहां इन्हें क्या मिले? पत्थर मिले, क्योंकि पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट थे। पत्थर से औजार बना सकते थे, फल को काट सकते थे, जानवरों का शिकार कर सकते थे। तो इसीलिए ये लोग ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर पानी हो और जहां पर बहुत अच्छे पत्थर मिल सके। अब यहाँ पर एक और वर्ड के बारे में जानना जरूरी है, जो है पुरास्थल। अब ये पुरास्थल क्या होता है? तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं पर छोड़ गए, और ये जमीन के ऊपर, अंदर, समुद्र के अंदर, नदी के तल पर कहीं भी पाए जाते हैं। तो पुरास्थल हम उस जगह को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहां पर हमें आरंभिक मानव द्वारा यूज की गई चीजें मिलती हैं, जहां पर हमें पुराने जमाने के लोगों द्वारा यूज की गई चीज मिलती है। तो जैसे कि ये एक जगह है जहां पर लोग रहते थे। आरंभिक मानव 20 लाख साल पहले यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर इन्होंने कुछ पत्थर से, कुछ लकड़ियों से अपने औजार बनाए, लेकिन बाद में ये किसी और जगह पर रहने लग गए, तो वो चीजें ये यहीं पर छोड़कर चले गए और यहाँ पर ये रहने लगे, और यहाँ पर भी फिर इन्होंने जिन भी चीजों का यूज किया उनको यहीं पर छोड़ दिया और फिर आगे चले गए रहने किसी और जगह पर। तो अब क्या होता है, जो पुरातत्वविद होते हैं वो इन्हीं चीजों की स्टडी करते हैं जो इन्होंने यूज की थी और इनको यहीं पर छोड़ दिया था। और ये चीजें हमें कहीं भी मिल सकती हैं, जमीन के ऊपर, समुद्र के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या लोग समुद्र के अंदर भी रहते थे? नहीं, समुद्र के अंदर नहीं रहते थे, लेकिन हवा की वजह से, बारिश की वजह से हो सकता है वो चीजें समुद्र के अंदर चली गई हों और नदी के आसपास, नदी के तल में भी पाई जाती हैं। तो पुरास्थल वो जगह है जहां से हमें प्रूफ मिलते हैं कि आरंभिक मानव यहाँ पर रहते थे, इन चीजों का यूज करते थे। तो चूजिंग अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए वो जगह कैसे चूज करते थे? जहां पर उन्हें अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिले, ताकि स्टोन से वो टूल्स बना सके, क्योंकि स्टोन उनके लिए बहुत जरूरी थे। तो स्टोन का वो बहुत सी चीजों में यूज किया करते थे। तो जहां भी उन्हें अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिलते थे वहीं वो रहना शुरू कर देते थे। कौन? अर्लीस्ट पीपल, हंटर गैदरर। और साइट्स का क्या मतलब है? साइट्स का मतलब है एक ऐसा प्लेस जहां पर हमें रिमेन्स मिलते हैं थिंग्स के, टूल्स के, बिल्डिंग्स के, जो अर्लीस्ट पीपल द्वारा यूज की गई चीजें थी। जिस जगह से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साइट्स कहते हैं, हिंदी में पुरास्थल कहते हैं। और यहाँ पर इस मैप में हमें बताया गया है कि अर्लीस्ट पीपल कहाँ पर रहते थे। भीमबेटका के आसपास रहा करते थे, भीमबेटका की गुफाओं में रहा करते थे। हमें भीमबेटका की गुफाओं से पता चलता है कि यहाँ पर आरंभिक मानव रहा करते थे। तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका के अलावा हुस्की और कुरनूल की गुफाओं से हमें क्या पता चलता है? आरंभिक मानव के रहने के साक्ष्य मिलते हैं, प्रूफ्स मिलते हैं कि यहाँ पर अर्लीस्ट पीपल रहा करते थे। तो भीमबेटका की गुफाओं में हमें बहुत सी ऐसी चित्रकारी मिलती है। क्या मिलती है हमें भीमबेटका की गुफाओं से? चित्रकारी मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर लोग रहते थे और अपने एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर ड्राइंग भी किया करते थे। कुरनूल की गुफाओं से हमें क्या मिले हैं? राख के साक्ष्य मिले हैं। राख के साक्ष्य मिले हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर लोग आग का प्रयोग करना सीख गए थे, आग जलानी सीख गए थे। और हमें हुस्की से भी लोगों के रहने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये है भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश का एक पुरास्थल है। तो भीमबेटका क्या है? एक पुरास्थल है, जहां पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर आरंभिक लोग रहा करते थे। तो ये लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे ताकि बारिश, धूप और हवाओं से बच सकें। और ये गुफाएं कहाँ है? नर्मदा घाटी के पास है, नर्मदा नदी के पास है। तो लोग नदी के पास ही रहते थे ताकि पानी इजीली मिल सके। तो भीमबेटका की गुफा क्या है? एक पुरास्थल है जहां पर अर्लीस्ट पीपल रहते थे और प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह के शैल चित्र, ये जो आप यहाँ पर ड्राइंग देख रहे हो, ये हमें मिलते हैं भीमबेटका की गुफाओं से। तो यहाँ पर इस चित्र से आप क्या समझते हो कि ये एक इंसान है? ये उन्होंने एक इंसान का चित्र बनाया है और ये जानवर का चित्र बनाया है, और किस तरह एक इंसान जानवर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है ताकि उसका शिकार किया जा सके। तो इसीलिए हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर
आरंभिक मानव रहते थे वो इस तरह की ड्राइंग्स करते थे। तो ये जो चित्र है ये 20 लाख साल पहले बनाया गया था आरंभिक मानव द्वारा। तो जहाँ पर लोग, जिन गुफाओं में लोग रहते थे, वहां पर दीवारों पर हमें कुछ चित्र मिले हैं और ये जो उदाहरण है ये हमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। और यहाँ पर जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से चित्रण किया गया है। जंगली जानवरों का भी यहाँ पर क्या बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर लोग रहते थे। लोग इस तरह से रहने की जगह निर्धारित करते थे, लोग जानवरों का शिकार करते थे। तो ये सारी चीजें हमें इस तरीके से पता चलती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आग की खोज की, कि आग की खोज के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि इंसान ने आग की खोज कर ली थी, आग का उपयोग करना सीख लिया था। तो कुरनूल की गुफा से हमें राख के साक्ष्य मिले हैं। कुरनूल की गुफा कहाँ है? कुरनूल की गुफा यहाँ पर है मैप में। तो यहाँ से हमें मिलते हैं राख के साक्ष्य। अब राख मिले हैं इसका मतलब कि लोगों ने आग जलाई होगी। आग जलाई होगी इसका मतलब आग की खोज हो गई थी, लोगों ने आग का उपयोग करना सीख लिया था। तो आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का प्रयोग कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो इन चीजों के लिए आग का प्रयोग किया जाता था और आग के साक्ष्य हमें मिलते हैं कुरनूल गुफाओं से। तो कुरनूल केव से हमें ट्रेसेस ऑफ ऐश के बारे में पता चलता है, राख के साक्ष्य मिलते हैं और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अर्लीस्ट पीपल हैं दे वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, यानी कि आग से वो परिचित थे और आग का प्रयोग वो कई चीजों के लिए करते थे, जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट के रूप में, रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को दूर भगाने के लिए और मीट को भूनने के लिए, जानवरों का मांस वो फिर भूनकर खाने लग गए थे। अब हम बात करेंगे नाम और तिथियों के बारे में। नाम और तिथियां, इसका क्या मतलब है? तो हमने क्या जाना कि हमें आरंभिक मानव के बारे में कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है पत्थर के औजारों से, यानी कि यहाँ पर हम इतिहास के बारे में जानने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? पत्थर का यूज कर रहे हैं, पत्थरों की स्टडी कर रहे हैं। तो इसी आधार पर यहाँ पर इस पूरे टाइम पीरियड को विभाजित किया गया है। तो जो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले का टाइम है उसे कहा जाता है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का क्या मतलब है? पुरा का मतलब है प्राचीन और पाषाण का मतलब है पत्थर। तो यानी कि यहाँ पर हमें प्राचीन पत्थर मिलते हैं। 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक हमें जो पत्थर मिलते हैं वो बहुत पुराने मिलते हैं, पुराने तरह के प्राचीन पत्थर मिलते हैं। और इन पत्थर को स्टडी कर कर हम पता लगाते हैं इतिहास के बारे में, हम पता लगाते हैं लोगों के बारे में, अर्लीस्ट पीपल के बारे में। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं पुरा पाषाण काल। 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के काल को कहा जाता है मध्य पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पर हमें पुरा पाषाण काल की तरह बड़े बड़े पत्थर नहीं मिलते। यहाँ पर जो हमें पत्थर मिलते हैं वो मध्य यानी कि छोटे मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स यानी कि लघु पाषाण काल भी कहा जाता है जिन्हें, क्योंकि यहाँ पर पत्थर, थोड़े पत्थरों का साइज छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू पुरा पाषाण काल। और यहाँ पर जो हमें पत्थर मिलते हैं, पत्थर के जो औजार मिलते हैं, उनकी एक क्वालिटी और होती है कि हैंडल्स लगे हुए मिलते हैं हमें औजारों में, मुट्ठे लगे हुए मिलते हैं, जैसे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल को हम लघु पाषाण या फिर माइक्रोलिथ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़े से छोटे आकार के पत्थर मिलते हैं और उन पत्थरों के औजारों पर हैंडल्स लगे हुए भी मिलते हैं। और 10,000 साल पहले के बाद के टाइम पीरियड को हम कहते हैं नव पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पर हमें नए पत्थर मिलते हैं। नव का मतलब क्या है? नया। तो यहाँ पर हमें नए तरह के पत्थर मिलते हैं, थोड़े से शार्प किए गए औजार मिलते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 ईयर अगो तक जो टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक का क्या मतलब है? पैलियो का मतलब है ओल्ड और लिथोस का मतलब है स्टोन। तो यहाँ पर ओल्ड स्टोन का यूज किया जाता था, पुराने पत्थरों का यूज किया जाता था, पुराने पत्थरों के औजारों का यूज किया जाता था। 12,000 ईयर अगो से लेकर 10,000 ईयर अगो के टाइम पीरियड को हम कहते हैं मेसोलिथिक, क्योंकि यहाँ पर हमें जो स्टोन के टूल्स मिलते हैं वो थोड़े से टाइनी होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। तो मेसोलिथिक को माइक्रोलिथ्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर हमें टूल्स के अंदर
हैंडल्स भी लगे हुए मिलते हैं, हड्डी और लकड़ी के हैंडल्स। इसके अलावा 10,000 ईयर अगो के बाद वाले टाइम को हम कहते हैं नियोलिथिक, क्योंकि यहाँ पर न्यू स्टोन्स का यूज करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर पुराने बड़े बड़े पत्थर नहीं थे, यहाँ पर थोड़े से शार्प टूल्स का यूज होता था। पुरा पाषाण काल में इस तरह के स्टोन टूल्स का यूज होता था, इस तरह के पत्थर के औजारों का यूज होता था जो बड़े बड़े होते थे, यानी कि जैसे पत्थर मिल जाए उन्हीं का उसी रूप में यूज करना शुरू कर देते थे। लेकिन फिर मध्य पाषाण काल में क्या किया, इन पत्थरों को थोड़ा सा छोटा कर दिया और इनके ऊपर हैंडल भी लगा दिया। लकड़ी और हड्डी के हैंडल लगे हुए हमें मिलते हैं। और फिर नव पाषाण काल में हमें जो पत्थर के औजार मिले हैं वो इस तरह से शार्प है और एकदम पॉलिश्ड पत्थर है, पॉलिश स्टोन टूल्स हैं। तो इस तरह से नव पाषाण काल में हमें मिलते हैं नए पत्थर, नए स्टोन टूल्स। तो इस पूरे टाइम पीरियड में जो हमें हिस्ट्री पता चलती है वो हमें पता चलती है स्टोन टूल्स से। और जहां पर बहुत पुराने स्टोन टूल्स का यूज होता है उसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक। जहां पर थोड़े छोटे स्टोन टूल्स का यूज होता है, जहां पर हैंडल्स लगे हुए मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेसोलिथिक। और जहां पर हमें नए स्टोन टूल्स दिखते हैं, शार्प शाइनी स्टोन टूल्स, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, उन्हें हम कहते हैं नियोलिथिक। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है पूरे इस टाइम पीरियड को, जहां पर हमें स्टोन टूल्स से, पत्थर के औजारों से इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इस पूरे मैप में हमें दिया गया है पुरा पाषाणिक स्थल के बारे में बताया गया है। पुरा पाषाणिक स्थल का क्या मतलब है, जहां पर हमें पुराने पत्थरों का यूज होता हुआ दिखाई देता है। और हमें नव पाषाणिक स्थल के बारे में भी बताया गया है कि जहां हमें नए तरह के पत्थर मिलते हैं। तो पुरा पाषाणिक स्थल कौन से हैं, एक तो यहाँ पर है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जहां पर हमें चित्रकला मिलती है। दूसरा है हुस्गी और तीसरा है कुरनूल गुफाएं। तो यहाँ पर ऐसे स्टोन टूल्स का यूज होता था जहां पर बहुत पुराने स्टोन्स का यूज किया जाता था। अब हम बात करें नव पाषाण स्थल की, यानी कि नियोलिथिक साइट्स की। तो नियोलिथिक साइट्स यानी कि जहां पर नए तरह के पत्थर का यूज किया जाता है, शार्प और पॉलिश स्टोन टूल्स का यूज किया जाता है, वो है बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, दाउजली हेडिंग। यहाँ पर 2 साइट्स हैं, साउथ इंडिया में है पेयमपल्ली और हल्लूर। तो यहाँ पर ये जो सारी साइट्स के नाम लिखे हैं, ये कौन सी साइट है, ये है नव पाषाण स्थल यानी कि नियोलिथिक साइट। और यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, नए तरह के पत्थरों का यूज होता है, शार्प और पॉलिश स्टोन टूल्स का यूज होता हुआ हमें मिलता है। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि MCQ में हमसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नव पाषाण स्थल है या फिर कौन सा नव पाषाण स्थल नहीं है। तो इसीलिए हमें इन सभी के नाम याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखे हैं पुरा पाषाणिक स्थल, जहाँ पर पुराने पत्थरों का यूज होता था, और इस तरफ हमने लिखे हैं नव पाषाण स्थल। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, बदलती जलवायु की। तो बदलती जलवायु के बारे में हमें पता चलता है 12,000 साल पहले से। तो 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल में हम क्या देखते हैं, जलवायु बदल रही है। तो दुनिया की जलवायु 12,000 साल पहले जलवायु में गर्मी बढ़ने लगी। अब गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होगा, घास के मैदान बनने लगेंगे। अब घास के मैदान बनेंगे तो घास खाने वाले जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगेगी, जैसे कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय। इन सभी जानवरों की संख्या बढ़ने लगी क्योंकि ये घास खाकर जिंदा रहते थे। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आए, इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के बारे में जानकारी हासिल करने लगे। और इसी के बाद मनुष्य ने देखा कि किस तरह से हम इन जानवरों को पाल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और इसी काल में हमें मछली के बारे में भी पता चलता है। मछली का भोजन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया था लोगों ने 12,000 साल पहले मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में हम क्या देखते हैं, जलवायु बदलती है, जलवायु में गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ने की वजह से घास के मैदान बनने लगते हैं। घास के मैदान बनने से घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगती है। और फिर मनुष्य इन जानवरों का अध्ययन करने लगते हैं कि इनके खाने पीने की आदतें क्या हैं, इनका प्रजनन कैसे होता है, इनकी संख्या कैसे बढ़ती है। फिर इन सभी चीजों की स्टडी करने के बाद हो सकता है मनुष्य ने फिर इनको पालना शुरू किया हो। तो अराउंड 2000 ईयर्स अगो
there were a major change in the climate of the world, a shift to relatively from warm condition, यानी कि गर्मी बढ़ने लगती है और इसकी वजह से ग्रास लैंड्स डेवलप होने लगते हैं और ग्रास लैंड डेवलप होने की वजह से डियर, एंटेलोप, गॉट, शिप, कैटल, इन सारे जानवरों की संख्या बढ़ने लगती है जो घास पर सरवाइव करते थे। अब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो लोग इनको फॉलो करने लगे, इनके बारे में जानकारी हासिल करने लगे, इनकी फूड हैबिट्स के बारे में, इनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में जानने लगे और फिर यहीं से इंसान ने जानवरों को पालने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और हम क्या देखते हैं कि फिश ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट इन दिस टाइम पीरियड। यहाँ पर मछली का प्रयोग शुरू हो गया था खाने के रूप में। तो अभी तक जो इंसान जानवरों का शिकार कर रहा था, जो इंसान जानवरों का शिकार करके खा रहा था, जंगलों से चीजें इकट्ठी कर कर खा रहा था, अब हम देखेंगे कि कैसे वो इंसान जानवरों को पालना शुरू करता है और कैसे खेती करना शुरू करता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे हंटर गैदरर के बारे में। अब हम देखते हैं कि कैसे आखेटक खाद्य संग्राहक ने पशुपालन और खेती करना शुरू किया। अब जब जलवायु में परिवर्तन हुआ, गर्मी बढ़ने लगी, घास के मैदान बनने लगे, इसी दौरान उपमहाद्वीप के अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। तो नेचुरली गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज उगने लगे। फिर लोगों ने इन अनाज को भोजन के रूप में इकट्ठा करना, बटोरना शुरू किया और फिर ये लोग सीखने लगे कि ये अनाज कहाँ उगता है, कैसे उगता है, कितने टाइम में पककर तैयार होता है। और ऐसा करते करते लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे जो लोग आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो कृषक बनने लग गए थे, खेती करना शुरू करने लग गए थे। खेती करना लोगों ने यहाँ से शुरू कर दिया था। अब ये लोग क्या बन गए थे? कृषक बन गए थे। आखेटक खाद्य संग्राहक से कृषक बनने तक का सफर यहाँ तक हमने देख लिया। दूसरा, ये लोग पशुपालन भी शुरू करते हैं। लोगों ने अपने घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया, उन्हें पालतू बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले जिस जानवर को उन्होंने पालतू बनाया होगा वो कुत्ते का जंगली पूर्वज ही होगा। फिर धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को भी उत्साहित करने लगे। तो जो जानवर झुंड में रहते थे और घास खाते थे उन जानवरों को इन लोगों ने पालना शुरू किया और जो जंगली जानवर थे उनसे इनकी सुरक्षा भी की और धीरे धीरे लोग क्या बन गए? पशुपालक बन गए। तो इस तरह आखेटक खाद्य संग्राहक से लोग क्या बन गए? कृषक बन गए, पशुपालक बन गए। और ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा हुआ जलवायु परिवर्तन की वजह से, गर्मी बढ़ने की वजह से। जो कब हुआ है? 12,000 साल पहले, मध्य पाषाण काल में। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। किस तरह लोगों ने फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत की? तो वीट, बार्ले, राइस जैसे जो अनाज हैं वो नेचुरली ग्रो करने लगे पूरे सब कॉन्टिनेंट में। फिर लोगों ने इनके बारे में स्टडी किया, इन्हें इकट्ठा किया और देखा कि किस तरह ये प्लांट्स ग्रो करते हैं और फिर इस तरह धीरे धीरे लोगों ने खुद ही इन्हें उगाना शुरू किया और फार्मिंग शुरू की। तो इस तरह से लोग क्या बन गए? फार्मर्स बन गए। लोगों ने पशुपालन कैसे शुरू किया? सबसे पहले कुछ घास रख के जानवरों को अट्रैक्ट किया। अब जानवर घास खाने के लिए उनके घर के पास आए। उसके बाद उन्होंने इन जानवरों को पालना शुरू किया और सबसे पहले वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग को ही पालतू बनाया गया था। तो जो जानवर झुंड में रहते थे, जो घास खाते थे, उन्हें पालना शुरू किया, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, इन सभी जानवरों को इन्होंने पालना शुरू किया और इन्हें वाइल्ड एनिमल्स से भी प्रोटेक्ट किया और इस तरह लोग क्या बन गए? हर्डर्स बन गए। तो हंटर गैदरर से फार्मर्स एंड हर्डर्स बन गए यहाँ पर लोग। अब हम बात करेंगे घरेलूकरण की प्रक्रिया के बारे में, डोमेस्टिकेशन के बारे में। तो लोगों द्वारा पौधों को उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को ही क्या नाम दिया गया? घरेलूकरण की प्रक्रिया। तो जो लोग पौधे और जानवरों को उगाते थे वो जंगली पौधों से और जंगली जानवरों से अलग होते थे। तो लोग ऐसे ही जानवरों को या फिर पौधों को उगाने के बारे में, पालने के बारे में सोचते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। तो ये लोग शुरुआत में उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके दाने बड़े हों, जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो सके और साथ ही जिनकी डंठल मजबूत हो सके, ताकि अनाज के पके दाने मजबूत डंठल संभाल सके और इन लोगों का काम आसान हो जाए। तो शुरुआत में लोगों ने इस तरह से पौधों को चुना जिन्हें उन्होंने खुद उगाना शुरू किया और बाद में इन पौधों के बीजों को संभाल कर रखा ताकि बाद में फिर से उगाया जा सके।
अब जैसे कि अनाज है, अनाज को उन्होंने एक बार उगा लिया, एक बार उगाने के बाद उन्होंने उस अनाज में से थोड़ा सा अनाज बचा कर रख दिया ताकि बाद में उस अनाज का प्रयोग बीज के रूप में किया जा सके, दोबारा उगाने के लिए किया जा सके। तो इस तरह से लोगों ने क्या शुरू किया, पौधों को उगाना शुरू किया, लोगों ने खेती शुरू की, कृषि शुरू की। और उसके बाद पशुपालन के बारे में अगर बात करें तो लोगों ने उन्हीं जानवरों को चुना जो अहिंसक थे, जो हिंसक नहीं थे, वाइल्ड नहीं थे, जैसे कि भेड़, बकरी, कुत्ते, सूअर, ये सारे जानवर। जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर 2 दांत हैं जो अलग अलग जानवरों के हैं। तो आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हो कि कौन सा दांत एक जंगली जानवर का है और कौन सा दांत एक पालतू जानवर का है। तो यहाँ पर हम इजीली बता सकते हैं कि ये वाला दांत पालतू जानवर का है क्योंकि बड़ा खतरनाक है, बड़े साइज का है, और ये वाला दांत है पालतू जानवर का। तो इस तरह से लोग उन्हीं जानवरों को चुनते थे जो अहिंसक होते थे, वाइल्ड नहीं होते थे। कहीं पता चले कि वो जानवर को पालने लगे हैं और जानवर उन पर ही अटैक कर दे, तो इस तरह के जानवरों को वो लोग नहीं पालते थे। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो जानवर और जो पौधे वो लोग उगाते थे और पालते थे, वो जंगली जानवर और पौधे से अलग होते थे। जैसे कि जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं ताकि वो उन लोगों पर ही अटैक न कर दे। तो इस तरह शुरू हुई घरेलूकरण की प्रक्रिया। इस तरह लोगों ने सबसे पहले उन पौधों को चुना, उन जानवरों को चुना जो अहिंसक थे और जिनके बीमार होने की संभावना कम थी। तो यही हम देखते हैं डोमेस्टिकेशन के बारे में। तो डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लोग प्लांट्स को ग्रो करना और जानवरों की देखभाल करना, जानवरों को पालना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत में लोगों ने उन्हीं जानवरों को, उन्हीं पौधों को उगाना शुरू किया जो वाइल्ड नहीं थे, जो जंगली नहीं थे। तो इस तरह हम देखते हैं डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया जहां पर लोगों ने प्लांट्स को उगाना शुरू किया, खेती करना शुरू किया और जानवरों को पालना शुरू किया। और ये जो प्रोसेस है डोमेस्टिकेशन का, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि पूरी दुनिया में धीरे धीरे हुआ था। ऐसा नहीं हुआ कि आज लोगों ने देखा घास के मैदान शुरू हो गए उगने और दूसरे दिन लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था, ये ग्रेजुअल प्रोसेस था जो पूरी दुनिया में धीरे धीरे हो रहा था। इसकी शुरुआत तो 12,000 साल पहले हो गई थी। तो आज जो हम पौधे उगाते हैं, जो एनिमल्स का यूज करते हैं अपने फूड के लिए, तो वो उसी डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। अगर लोगों ने उस समय जानवरों को पालना, खेती करना शुरू नहीं किया होता तो शायद आज भी वो प्रोसेस, वो रिजल्ट हम नहीं देख पाते। तो सबसे पहले जिन प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन हुआ था वो कौन से थे, व्हीट एंड बार्ले, यानी कि गेहूं और जौ। और सबसे पहले जिन जानवरों का डोमेस्टिकेशन हुआ था वो थे शिप एंड गोट। तो सबसे पहले खेती शुरू हुई थी गेहूं और जौ की, और सबसे पहले जो जानवर पाले गए थे वो थे भेड़ और बकरी। अब हम बात करेंगे एक नवीन जीवन शैली, यानी कि लोगों ने रहने के नए तौर तरीके अपना लिए थे। यानी कि बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करना, खपतवार हटाना, जानवर और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करना, यहाँ पर खेती में बहुत से काम शामिल थे। और पूरे इस प्रोसेस में, यानी कि एक फसल को उगाने में कुछ महीनों का टाइम लगता था या फिर साल भी लग जाता था। तो अब उन पौधों की देखभाल करने के लिए, अपनी फसल की देखभाल करने के लिए लोगों को एक ही जगह पर रुकना पड़ेगा लंबे टाइम तक। तो यहाँ से लोगों ने एक ही जगह पर रहना शुरू किया। जो लोग हम देख रहे थे अर्लीस्ट पीपल एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, मूवमेंट करते रहते थे, लेकिन यहाँ पर लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि अब वो खेती करने लगे थे, क्योंकि अब वो पौधे उगाने लगे थे और पौधों की देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर रुकना जरूरी था। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग संभाल कर करना पड़ता था। अनाज का भोजन और बीज दोनों के रूप में ही उपयोग किया जाता था और इसीलिए अनाज को स्टोर करना, अनाज का भंडारण करना जरूरी था। तो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में टोकरियां बुनकर या फिर जमीन में गड्ढा खोदकर अनाज को स्टोर किया जाता था। तो अनाज का उपयोग बीज के रूप में भी होता था, खाद यानी कि खाने के रूप में भी होता था, गिफ्ट्स के रूप में भी होता था और स्टोरेज के लिए भी होता था। तो अगर आपने देखा हो या अगर आपको पता हो तो एक बार में बहुत सारा अनाज उगता है, तो उस अनाज का उपयोग, थोड़े से अनाज का उपयोग खाने के लिए करते हैं, थोड़े से अनाज का उपयोग अलग रख देते हैं ताकि बाद में दोबारा से उस पौधे को उगाने के लिए बीज के रूप में किया जा सके। और उस टाइम पर गिफ्ट्स के रूप में भी लोग एक दूसरे को अनाज देने लग गए थे और स्टोरेज के लिए भी, भंडारण के लिए भी अनाज का उपयोग किया जाता था।
तो इन 4 तरीकों से अनाज का उपयोग होता था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए अनाज का उपयोग पुराने समय में किस तरह से किया जाता था? बीज के रूप में, खाने के रूप में, गिफ्ट के रूप में और स्टोर के लिए। तो इस तरह हम यहाँ पर क्या देखते हैं, न्यू वे ऑफ लाइफ देखते हैं। जो लोग पहले एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते थे, हंटर गैदरर थे, हंटिंग करते थे और चीजें इकट्ठे कर कर खाते थे, अब उन लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, खेती करनी शुरू कर दी, पशुपालन करना शुरू कर दिया। खेती करने के लिए उनको एक फसल को ग्रो करने के लिए एक जगह पर लंबे टाइम तक रुकना पड़ता था ताकि उस फसल की, उन प्लांट्स की देखभाल की जा सके, और इसीलिए लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू किया। और उसके बाद अनाज का उपयोग बहुत ध्यान से केयरफुली किया जाता था। अनाज को स्टोर किया जाता था और स्टोर करने के लिए लोगों ने क्ले पॉट्स, बास्केट्स, डग पिट्स इन द ग्राउंड, इन सारी चीजों का यूज किया। यानी कि लोग अनाज को कैसे स्टोर करते थे? क्ले पॉट्स बनाकर उनमें रखते थे, बास्केट्स बनाकर उनमें रखते थे, या फिर कभी कभी जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें ही रखते थे। तो इस तरह से अनाज को स्टोर किया जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जानवर क्या थे? उनके लिए खाद्य भंडार थे, क्योंकि जानवर बच्चे देते थे जिनसे उनकी संख्या बढ़ती थी। जानवरों से दूध भी मिलता था और मांस भी मिलता था। तो जानवर एक तरह से उनके लिए क्या थे? खाने का स्रोत थे, खाने के सोर्सेस थे, जिनसे उन्हें दूध भी मिलता है और मांस भी मिलता है। और पशुपालन भोजन भंडारण का ही एक तरीका था। जिस तरीके से वो अनाज को स्टोर कर कर रखते थे, उसी तरीके से जानवरों को भी पालते थे, क्योंकि जानवर भी उनके खाने का, उनके भोजन का एक स्रोत था। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जानवर पाल के रखे हैं और अगर कभी मन किया तो उसमें से एक जानवर काट कर खा लिया। तो इस तरीके से वो जानवरों का खाने के रूप में भी प्रयोग करते थे। अब इसके अलावा जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? जानवरों से अंडे भी मिलते हैं, ऊन भी मिलता है। तो जानवरों के बहुत से यूजेस होते थे। तो रियरिंग एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, क्योंकि उनके बच्चे होंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी अगर उनकी देखभाल की जाए तो। और फिर उनसे मिल्क भी मिलता है और मीट भी मिलता है। तो इस तरीके से जो एनिमल्स को पाला जाता था वो एक खाने के रूप में, स्टोर ऑफ फूड के रूप में पाला जाता था। तो हमने ये तो बात कर ली कि लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया, लेकिन हमें पता कैसे चला कि लोगों ने कृषि और पशुपालन शुरू कर दिया था? आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में कैसे पता करें? तो पुरातात्विदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं, उन्हें कुछ प्रूफ्स मिले हैं। तो वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते, वो पौधे और हड्डियों की स्टडी करते हैं और इससे पता लगाते हैं कि किन जानवरों का प्रयोग ये लोग खाने के लिए करते थे और किन जानवरों का प्रयोग ये लोग पालने के लिए करते थे। और इसके अलावा हमें जले हुए अनाज के दाने भी मिले हैं। तो फिर वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की भी पहचान करते हैं और पता लगाते हैं कि किस तरह लोगों ने ये अनाज के दाने का प्रयोग किया था, किस तरह ये फसलें उगाई गई थी। और वैज्ञानिक जानवरों की हड्डियों की भी पहचान करते हैं कि कौन सी हड्डी एक घरेलू जानवर की है और कौन सी हड्डी एक जंगली जानवर की है। तो इस तरह से पता चलता है हमें आर्कियोलॉजिस्ट को आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत से एविडेंस मिले हैं जिससे अर्लियर फार्मर और हर्डर के बारे में पता चलता है। इन एविडेंसेस की, प्लांट्स की, एनिमल्स बोन्स की स्टडी की जाती है साइंटिस्ट द्वारा। इसके अलावा हमें अनाज के जले हुए टुकड़े भी मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट में बहुत सी फसलें उगाई जाती थी। और आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत से अलग अलग जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं जिनकी उन्होंने पहचान की है। तो इस तरह से पता चलता है अर्लियर फार्मर और हर्डर्स के बारे में। स्थायी जीवन की ओर, तो अब लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया था। पहले हम क्या देख रहे थे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे, मूवमेंट होती रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ, स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था, क्योंकि पुरातात्विदों को कई जगह पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। तो झोपड़ी और घरों से क्या पता चलता है कि यहाँ पर लोग परमानेंट रहते होंगे। तो हमें झोपड़ी और घरों के निशान कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। बुर्ज होम क्या है? एक नवपाषाण पुरास्थल है, नियोलिथिक साइट है, और हमें यहाँ से घर और झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर लोग परमानेंट सेटलमेंट बनाकर रहते थे। और बुर्ज होम में हमें कैसे घर मिले हैं? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे घर क्यों बनाते थे? क्योंकि यह इलाका कहाँ पड़ता है? कश्मीर में, प्रेजेंट कश्मीर में, जहां पर होती है ठंड। तो ठंड से बचने के लिए ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, यानी कि बेसमेंट में, जिन्हें क्या कहा जाता था?
गर्तवास कहा जाता है। और यहाँ पर हमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी मिलती हैं। ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती होगी गड्ढे के नीचे गर्तवास में रहने से। और झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर हमें आग जलाने की जगह भी मिली है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मौसम के अनुसार लोग घर के अंदर या फिर बाहर खाना पकाते होंगे। तो बुर्ज होम से हमें लोगों के स्थायी जीवन के, लोगों के घरों के, झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर कैसे घर होते थे, लोग गड्ढा करके गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और यहाँ पर सीढ़ियां भी बनी होती थी नीचे जाने के लिए। और घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बुर्ज होम से प्रेजेंट डे कश्मीर में पिट हाउसेस मिलते हैं, जहाँ पर गड्ढा करके ग्राउंड में घर बनाए गए थे और यहाँ पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी थी। तो ठंड के मौसम से बचने के लिए लोग इस तरह के घरों में रहते थे। और यहाँ पर हमें कुकिंग हट्स जो है इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही जगह पर मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वेदर के अकॉर्डिंग लोग अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। हमें बहुत सारी जगहों से पत्थर भी मिले हैं और ये जो पत्थर थे वो पुरा पाषाण से अलग थे। तो इसीलिए हमने इन्हें नवपाषाण युग के उपकरण, नवपाषाण युग के टूल्स कहा। इस टाइप के टूल्स मिलते थे जो एकदम पॉलिश होते थे, शार्प होते थे, पैनी नोक होती थी जिनकी। इन औजारों में धार होती थी और अधिक पैना करने के लिए इन पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पति से प्राप्त चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो यही वो टाइम पीरियड है, यानी कि नवपाषाण युग में लोगों ने ओखली, मूसल जैसी चीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ओखली मूसल का प्रयोग आप आज भी देखते होंगे। तो अनाज पीसने के लिए लोगों ने यहाँ पर ओखली मूसल का प्रयोग शुरू कर दिया था। तो अगर हम बात करें खेती की शुरुआत की, कृषि की शुरुआत की, पशुपालन की शुरुआत की, तो वो हुई थी 12,000 साल पहले मध्य पाषाण काल में। लेकिन लोगों ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया था 10,000 साल पहले, यानी कि नवपाषाण काल में। तो ओखली मूसल का प्रयोग लोग अनाज पीसने के लिए करते थे। आज भी ओखली मूसल का प्रयोग चीजों को पीसने के लिए किया जाता है। और जो औजार थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं बहुत सी जगहों पर और ये पैलियोलिथिक टूल्स से अलग थे, इसलिए इन्हें क्या कहा, नियोलिथिक कहा। तो ये पॉलिश टूल थे, इनकी कटिंग एज थी, इसीलिए इन्हें अलग माना जाता था पैलियोलिथिक से। और इनका उपयोग किस लिए किया जाता था, अनाज काटने के लिए, प्लांट प्रोड्यूस को काटने या पीसने के लिए। और यहाँ पर ओखली मूसल का प्रयोग किया जाने लगा था अनाज को पीसने के लिए। तो नवपाषाण युग से हमें इस टाइप के मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं जिन पर हमें कभी कभी अलंकरण किया गया भी मिलता है, यानी कि डिजाइन बने हुए भी मिलते हैं। तो इन बर्तनों का उपयोग लोग चीजों को रखने के लिए करते होंगे। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या जाना था कि अनाज को स्टोर कर कर रखा जाता था मिट्टी के बर्तनों में, टोकरियों में या फिर गड्ढा कर कर। तो इस तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे जिसमें अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। फिर धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाने लगा। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, यानी कि अब लोग दाल, चावल, गेहूं जैसी चीजों को खाने लगे थे। और यहाँ पर अब लोग कपड़े बुनने भी लगे थे। कपड़ों के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। कपास के पौधे उगाने लगे थे, तो कपास के पौधे से क्या बनेंगे, कपड़े बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोगों ने अर्दन पोट्स बनाए। तो यहाँ पर हमें अर्दन पोट्स मिलते हैं, जहाँ कई बार हमें डेकोरेटेड अर्दन पोट्स भी मिलते हैं जिनका प्रयोग कुकिंग के लिए किया जाता होगा या फिर अनाज को स्टोर करने के लिए भी किया जाता होगा। और यहाँ पर दाल, चावल, राइस खाने का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए थे। और लोगों ने यहाँ पर वीविंग क्लॉथ्स भी स्टार्ट कर दिया था और कॉटन की खेती के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो ये जो हम सारे चेंजेस की बात कर रहे हैं, पशुपालन की, घर बनाने की, झोपड़ी बनाने की, खेती शुरू करने की, तो क्या ये परिवर्तन हर जगह पर एक ही साथ आए थे? क्या हर जगह पर लोगों ने एक साथ खेती करना शुरू कर दिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह जो परिवर्तन हुए थे वो अलग अलग हुए थे। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर लोग शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम क्या देख रहे थे कि लोगों ने खेती और पशुपालन शुरू कर दिया था। और बहुत से लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यानी कि कुछ जगहों पर क्या हो रहा था कि लोग खेती और पशुपालन कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पर दूसरी जगह पर लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो कभी हंटिंग गैदरिंग करते थे तो कभी खेती करते थे। तो ये सारी चीजें मौसम के अकॉर्डिंग भी होती थी, लोगों के अकॉर्डिंग भी होती थी और जगह के अकॉर्डिंग भी होती थी। तो ये परिवर्तन हर जगह एक साथ नहीं आए थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर?
ऑल एट वंस, तो हर जगह चेंजेस एक साथ नहीं आए थे, हर जगह चेंजेस एक साथ नहीं थे, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के चेंजेस थे। कई जगह पर लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, तो दूसरी जगह पर लोग फार्मिंग और हर्डिंग कर रहे थे, और कई जगह पर लोग दोनों ही तरह की एक्टिविटीज कर रहे थे बदल बदल कर अकॉर्डिंग टू सीजन। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है? यहाँ है मेहरगढ़। तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है, एक हरा भरा समतल स्थान है। तो मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास एक समतल स्थान है, और यही वो जगह है जहां पर सबसे पहले लोगों ने गेहूं और जौ उगाना, भेड़ बकरी को पालना शुरू किया था। तो लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 1 में हमने क्या जाना था कि यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया था, पशु पालना शुरू किया था 8000 साल पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ी के पास। तो मेहरगढ़ वही जगह है जहां पर लोगों ने पशुपालन और खेती शुरू की थी गेहूं और जौ की, और यहाँ से विभिन्न प्रकार की हड्डियां मिली हैं, हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली हैं। तो ये जो मेहरगढ़ है वो एक फर्टाइल प्लेन है बोलन पास के पास, जो ईरान जाने का एक इम्पोर्टेंट रास्ता है, और यही वो जगह है जहां पर सबसे पहले लोगों ने बार्ले एंड व्हीट उगाना शुरू किया था और भेड़ बकरी को पालना शुरू किया था। और मेहरगढ़ से हमें इस टाइप के घर के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल घर है, एक आयतकार घर है, और यहाँ पर हमें क्या दिखते हैं? 4 कंपार्टमेंट दिखते हैं, जो हम कह सकते हैं कि 4 रूम है। तो मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घर के अवशेष मिलते हैं, और प्रत्येक घर में 4 या 4 से ज्यादा कमरे होते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ कमरों का प्रयोग ये लोग भंडारण के लिए करते हो, जैसे कि गेहूं भंडारण के लिए या फिर पशुपालन के लिए, पशुओं को रखने के लिए। तो मेहरगढ़ में हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर हाउसेस मिलते हैं, और हर घर में 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट थे, रूम्स थे, जिनका प्रयोग स्टोरेज के लिए किया जाता होगा। अब मेहरगढ़ में तो हमें इस तरह के घर मिले हैं, लेकिन इससे पहले हमने एक और तरह के घर की बात की थी। वो हमने बात की थी बुर्ज होम में। तो बुर्ज होम में किस तरह के घर थे? बुर्ज होम में जो घर होते थे वो गड्ढे के नीचे होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बुर्ज होम में हमें जो घर मिले हैं वो गड्ढे के नीचे होते थे, और उन्हें क्या कहा जाता था? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके अलावा मेहरगढ़ में जो लोग थे वो मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे, और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ चीजें भी रखी जाती थी, कुछ सामान भी रखा जाता था। तो एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो ऐसा माना गया होगा कि परलोक में मृतक के लिए खाने के लिए ये चीजें रखी गई हैं। तो जो मेहरगढ़ के लोग हैं वो मृत्यु के बाद वाले जीवन में विश्वास रखते थे, और जो कब्र है, कब्र में वो कुछ चीजें भी मृतक के साथ दफना देते थे। तो इस टाइप की कब्र मिली है हमें मेहरगढ़ से, जहां पर जो रिलेटिव हैं वो बरियल्स में कुछ और चीजें, कुछ और सामान भी रखते थे, और वो लाइफ आफ्टर डेथ पर विश्वास रखते थे। जैसे कि यहाँ पर एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है कि ये परलोक में जाकर खाने के काम आएगी डेड पर्सन के। तो इस टाइप की चीजें हमें पता चलती हैं मेहरगढ़ से। कब्रों के बारे में पता चलता है मेहरगढ़ से, घरों के बारे में पता चलता है मेहरगढ़ से। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, जिसमें हमने जाना कि 20 लाख साल पहले जो लोग थे वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, लेकिन कैसे जलवायु बदलने के बाद उन लोगों ने खेती करना, पशुपालन करना शुरू किया और एक सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू की। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि राख के प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं? किस स्थल से हमें एविडेंस ऑफ ऐश मिले हैं? भीमबेटका की गुफाओं से, कुरनूल की गुफाओं से, कुसगी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, और बताएंगे कि राख के प्रमाण हमें कौन से स्थल से मिले हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।